नमस्कार दोस्तों, एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, आज के हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सेक्शन की। आज हम लोग हिस्ट्री में न सिर्फ एंशिएंट बल्कि मेडाइवल और मॉडर्न दोनों को ही देखा जाएगा। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। आज 25 अगस्त हो गया, कल जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स का चलेगा है, कल वो भी चलेगा। तो फिलहाल आज आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज तो इतिहास का है, ठीक है ना, इतिहास का है। और अड्डा के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लिया करो, जिसकी लिंक चैट बॉक्स में मैं अभी थोड़ी देर में दिलवा दे रहा हूँ, आपको पिन कर दी जाएगी, क्योंकि उसी चैट बॉक्स के अड्डा के ऐप के थ्रू आपको मिलती है पीडीएफ और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो एक चीज़ और याद रखें कि जब आप अड्डा का ऐप डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे कम्युनिटी पे क्लिक करेंगे, फिर एक्सप्लोर ग्रुप, फिर आशुतोष त्रिपाठी का ग्रुप है जिसे फॉलो कर लेंगे, पीडीएफ मिलती रहेगी। चलिए, तो अब तिरंगे की शान आने वाली है और उस तिरंगे की शान के लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा कि भैया सैल्यूट किया जाएगा, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे आशुतोष सर आज बड़ा स्लो बोल रहे हैं। हाँ, आज थोड़ा हम स्लो बोल रहे हैं, लेकिन ये तूफान आने से पहले वाली शांति है, ठीक है। तूफान से पहले वाली शांति है जिसे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। तूफान से पहले की ये शांति है। अब हमने उतार दिया है सूझ, इसका मतलब हुआ कि पैर हुआ फ्री, हाँ? और पैर फ्री होने के बाद आज हम लोग का क्या है, ये जो सेशन है विभिन्न देशों के संसद और गुप्तचर संस्था, हम लोग कल सुबह किया जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग कल सुबह किया जाएगा। आज तो हिस्ट्री मैराथन में नहीं करवाता हूँ, मैराथन भर के क्वेश्चन लेकिन 50 मिनट 1 घंटे में करवा देता हूँ, ठीक है ना। मैराथन भर के क्वेश्चन और 50 मिनट 1 घंटे में करवा देता हूँ। तो एक बार जल्दी से सब लोग 3000 स्टूडेंट हो जाओ। आज दोपहर में मैं अपना पेड बैच नहीं अच्छे से कर पाया, तबीयत नहीं सही थी, फिर दवा ववा खा के इधर उधर करके 7 बजे के लिए अपने आप को फिट किया कि नहीं यार करना तो पड़ेगा। असर थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा कि हाँ आज कुछ असर है गुरुजी पे तबीयत का। तो शुरू करें। पहला क्वेश्चन तो यार ऐसा क्वेश्चन है ना, सब लोग बोल्ड होने वाले हो, सब लोग याद रखिएगा कि पहली गेंद पे बोल्ड मत होइएगा। वर्ल्ड कप के वीरेंद्र सहवाग 2011 के फाइनल के कुछ गेंदों के बाद मत बन जाइएगा कि लसिथ मलिंगा ने कैच आउट करवा दिया। पहला क्वेश्चन और देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत काव्य दरबारी षड्यंत्रों और चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता तक पहुंच से संबंधित है? बताइए आप। सर ये तो खेल हो गया सर। अब भाई देखो, चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता तक पहुंच से संबंधित है मुद्रा राक्षस। डी ऑप्शन शायद आपको न दिख रहा हो, मुद्रा राक्षस। अगला, हिंदू दर्शन की निम्नलिखित में से किस प्रणाली पर शंकराचार्य ने 9वीं ईस्वी में टिप्पणी लिखी थी? ये जो शुरू के क्वेश्चन हैं वो थोड़े से टफ टाइप के, और वो मैंने जानबूझ करके रखा है डी ऑप्शन, उत्तर रामचरितमानस, ठीक है ना, उत्तर मीमांसा। इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन किस राजा ने शुरू किया था? थोड़ा तेजी से स्पीड बढ़ाएंगे, धीरे धीरे इंजन स्टार्ट और फिर आगे। कुंभ मेला शुरू किया था हर्षवर्धन ने। अगला, उपनिषद निम्नलिखित पर पुस्तक है, जो उपनिषद लिखी गई है, जैसे सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से किस मुद्दे पर लिखी गई पुस्तक है? उपनिषद लिखी गई पुस्तक है दर्शन पर, ज्ञान मार्ग पर लिखी गई है। पहला भारतीय शासक कौन था जिसका क्षेत्र भारत से बाहर था? बताओ सर। पहला, अब देखो सब अपने आप में बड़े शासक हैं, लेकिन जो पहला था उसका नाम था कनिष्क। ये कुषाण वंश का शासक हुआ करता था। कुषाण वंश का भारत में फाउंडर कौन था? कुजूल कटफिसेस। प्रारंभिक वैदिक सभ्यता के दौरान किसकी, देखो वैदिक युग को 2 भाग में बांटा गया है, अर्ली वैदिक पीरियड, लेटरल वैदिक पीरियड, या पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में किसकी पूजा होती थी? उपरोक्त सभी की, सूर्य की, इंद्र की, वरुण की। जबकि लेटरल वैदिक काल में किसकी पूजा होनी शुरू हो गई थी मेरे भाई? दैट वाज प्रजापति, ठीक है ना। किसकी पूजा हुई? तो वो थे आपके प्रजापति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ऋग्वेद के मंत्रों की रचना कहां हुई थी? पंजाब, गुजरात, राजस्थान। ये क्वेश्चन सोच समझ करके आंसर करना। अब बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर इसमें छुपा है कि ऋग्वैदिक आर्य शुरू में कहां रहते थे? तो सर सप्त सैंधव प्रदेश में, पंचनद प्रदेश में। पंचनद, 5 नदियों की भूमि, दैट इज पंजाब, वहीं पे तो ऋग्वेद के मंत्र लिखे गए थे। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका उसने चेंज किया।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है? भारत के दो ऐसे जगह हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, मुख्य रूप से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, दोनों आज पाकिस्तान में, एक लरकाना में एक मोंटगोमरी में। लरकाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मोहनजोदड़ो, ठीक है ना, लरकाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मोहनजोदड़ो। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किस कारण हुआ था? अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि नीचे की टैग लाइन की वजह से आपको चौथा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। मैं देखता हूं, अगर थोड़ी और दिक्कत होगी ना तो ये जो नीचे पट्टी चल रही है मैं उसको हटा दूंगा। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ था उपरोक्त सभी नेचुरल जो डिजास्टर था, प्राकृतिक आपदा। सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा पूजे जाने वाले मुख्य पुरुष देवता कौन थे? तो मुख्य पुरुष देवता हुआ करते थे आपके भगवान विष्णु, मुख्य पुरुष देवता विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, भगवान विष्णु। अच्छा, मुद्दा यहां पे ये है कि ऑप्शन में ठीक से दिया ही नहीं है, नहीं तो यहां पे आंसर होना चाहिए पशुपतिनाथ, ठीक है ना, पशुपतिनाथ ये होना चाहिए, पशुपतिनाथ जी, सही है ना। तो ए ऑप्शन इसको मान लो, क्योंकि मतलब लॉर्ड विष्णु नहीं, वो पशुपतिनाथ जी हुआ करते थे। आप भी सहमत होंगे, सिंधु सभ्यता है यार। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला? पलाश, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या सेन वंश? तो सर सबसे लंबे समय तक चला था राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूटों की स्थापना किसने की थी? दांती दुर्ग ने। राजधानी कहां थी? मानेखेट। झेलम और चेनाब नदियों के बीच का राज्य का शासक कौन था? इतना आसान भी नहीं, अगर ठीक से हिस्ट्री का पेपर बन जाए ना तो जो लोग बैठ बैठ के, अच्छा ये टफ भी नहीं है। झेलम और चेनाब नदियों के बीच में पोरस था, क्योंकि वो पंजाब का एरिया था, वहीं तो सिकंदर हमला किया था। मैंने आज हिस्ट्री के हर क्वेश्चन का सेंस बदल करके पूछने की कोशिश की है। उत्तरी भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? बताइएगा। उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट, हिंदू सम्राट हर्ष को माना जाता है। सम्राट मतलब जो पूरे भारत पे शासन किया हो। 1336 से 1356 की अवधि विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले हरिहर राय प्रथम किस वंश के थे? सर ये लोग संगम वंश के हुआ करते थे। हरिहर और बुक्का संगम वंश के थे। अगला, अरे यार इसका तो आंसर ही आ गया, ठीक है ना। लेकिन ये भी कई बार पूछता है कि 1491 से 1503 की विजयनगर पर शासन करने वाले तुलु नरसा किस वंश के थे? तुलु वंश के थे। वो तो नाम में ही छुपा हुआ है, तुलु के ही नाम पे ये तुलु वंश है। अगला, जनपद और महाजनपदों के निशान में पाए जाते हैं, मतलब जो एविडेंस मिलते हैं तुमको, ट्रेसेस मिलते हैं। देखो कभी कभी यह भी पूछता है कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। जनपदों की संख्या कितनी थी? 80। और इनके निशान कहां पाए जाते हैं? डी ऑप्शन। जैन, बुद्ध और वैदिक तीनों जगह आपको जनपद महाजनपदों का जिक्र मिलता है, ये तो क्लियर है। बुद्ध किताबों में भी, वैदिक युग में भी और जैन ग्रंथों में भी। निम्नलिखित में से कौन कोसल की राजधानी थी? सर 16 महाजनपद हुआ करते थे, उन 16 महाजनपदों में कोसल की राजधानी श्रावस्ती। क्वेश्चन बस मैंने थोड़ा सा पूछने का तरीका बदला है। अब 16 महाजनपद में से एक आध की राजधानी या नाम या लोकेशन तो पूछ ही देता है, वंश वगैरह का कौन सा नाम था। चंपा प्राचीन में निम्नलिखित महाजनपदों में किसकी राजधानी थी? चंपा राजधानी हुआ करती थी अंग जनपद की, यहीं का राजा महाभारत के समय कर्ण हुआ करता था। बिंबिसार निम्नलिखित में से किस वंश का संस्थापक था? नंद वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश? सर हर्यक वंश का, हर्यंका नहीं, हर्यक वंश का हुआ करता था। एक जनपद का, अ जनपद वाज द डी ऑप्शन रूलर। एक जनपद है, अच्छा जनापदीन, ठीक है ना, वाज द रूलर ऑफ। यहां से ये देखो, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, यहां पे ध्यान दो। यहां पे जनापदीन वाज द रूलर ऑफ द जनपद। और जनपदों की संख्या कितनी थी सर? वो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताई कि जनपदों की संख्या 80 हुआ करती थी, ठीक है। अगला पॉइंट पे जाएंगे। हड़प्पा स्थल का उत्खननकर्ता कौन था? सर हड़प्पा स्थल की खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में रावी नदी के किनारे। धौलावीरा किस नदी के तट पर है? धौलावीरा सर ये इस समय यूनेस्को का 40वां विश्व विरासत स्थल है सर, ये गुजरात में पड़ता है और ये आपके पड़ता है लूनी नदी के किनारे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहीं पे आपके क्या है, नेवले की मूर्ति खेल का स्टेडियम धौलावीरा से प्राप्त हुआ था। वैदिक युग में ग्राम का मुखिया कौन होता था? सोच समझ के आंसर करिएगा। वैदिक युग में ग्राम का मुखिया कौन होता था? ग्राम का मुखिया हुआ करता था ग्रामीणी, ठीक है ना, ग्रामीणी हुआ करता था ग्राम का मुखिया। मगध में मौर्यों के तत्काल उत्तरा, अभी तो जैसे एंशिएंट चल रहा है, फिर मेडविल के आएंगे, फिर मॉडर्न के आएंगे। पूरा 200 क्वेश्चन है आज के सेशन में,
ठीक है ना। तो पूरा लग करके आपको पढ़ना है। एक को लिख रहा है सर धीरे धीरे पढ़ाइए, ससुर कुछ दिन एग्जाम रगल तो धीरे धीरे पढ़े क्या, नालायक, पढ़ाई करो। मगध में मौर्यों के तात्कालिक, मौर्य वंश के बाद जो आए थे वो कौन आए थे, शुंग वंश, ठीक है ना, शुंग वंश वाले। अगला हाँ शुंग वंश। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु केवल मौर्यों के अधीन ही संग्रहित की जाती थी। तो केवल मौर्य लोग क्या करते थे, प्रणय, ठीक है ना, प्रणय नाम का एक टैक्स था वो लेते थे। गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी तट का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। लिख के दे सकता हूं, ये तुम नहीं किया और ये एमटीएस का क्वेश्चन रहा है, ठीक है ना। एक महत्वपूर्ण था बी ऑप्शन, ताम्रा लिप्ति, ठीक है ना, ताम्रा लिप्ति। कोणार्क के मंदिर का निर्माण नरसिम्ह ने करवाया था। मराठा प्रशासन, चोल प्रशासन किस प्रशासन से था, बताओ। जो नरसिम्ह थे, सर नरसिम्ह बिलोंग क्या करते थे, गंग वंश से, ठीक है ना, गंग प्रशासन से बिलोंग किया करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है, कुषाण, कनौ, गुप्त या मौर्य। अब वो जिसको, अब ये टफ थोड़ी है, हसीन मासूक सा जो एक हम आपको कोड बताते रहते हैं कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कड़ो वंश, वो जिसको याद होगा क्रम वो आंसर कर ले जाएगा। और उसके हिसाब से आपसे कौन है, आपके ह सी न, इसमें से तो कोई है नहीं, फिर म यही प्यारा है, मौर्य वंश। माना जाता है कि आर्यभट्ट का जन्म 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ। वो प्रसिद्ध विद्वान थे, किसके, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन या साइकोलॉजी। सर वो हुआ करते थे खगोल विज्ञान के, आर्यभट्ट जी। माना जाता है कि दिल्ली के मेहरौली में लौह स्तंभ किसकी उपलब्धियों को दर्ज कराता है। सर लौह स्तंभ गुप्त वंश से संबंधित है और चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है उससे रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर महान का समकालीन था, बताइएगा। सिकंदर महान का समकालीन था, सिकंदर महान का समकालीन कौन हुआ करता था, बताइएगा। सिकंदर महान का समकालीन, ठीक है ना, तो सिकंदर महान का समकालीन हुआ करते थे बी ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य। अब ऑप्शन, हालांकि सिकंदर की लड़ाई के समय भारत का शासक कौन था, तो घनानंद। सिकंदर किससे लड़ा था, तो पोरस से। लेकिन समकालीन ये भी हैं, अब ऑप्शन में कोई और मौजूद नहीं है, ठीक है ना, ऑप्शन में अभी तक कोई और मौजूद नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ध्यान से सर 7:45 तक कर लीजिएगा, ठीक है सर। हाँ थोड़ा ध्यान दिए रहिएगा। और आपने अभी तक ऐप नहीं किया, मुझे राजा को बुलाना पड़ा स्टूडियो में, खैर अब तो हो गया, चलिए ठीक है। ये नीचे जो ये पट्टी चल रही है ना, इसको हटा दीजिए। रीजन है कि वो स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन आ रहा है, चौथा ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का हुआ था, हूणों का आक्रमण होने लगा था, इस वजह से। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धियां दर्ज हैं, हाँ इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धियां दर्ज हैं, बताओ भैया। तो इलाहाबाद जो स्तंभ लेख है उसमें आपके बी ऑप्शन, इसी का नाम वो हुआ करता था हरिसेन दरबारी कवि जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखा या इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन लिखा, तो इलाहाबाद स्तंभ लेख। अगला, निम्नलिखित कुषाण सम्राटों में से, देखो आज के क्वेश्चन एकदम यूनिक है, एग्जाम ओरिएंटेड है। आप कई बार कहते हो ना कि सर पढ़ के क्या जाते हैं, आता क्या है। आज एहसास हो रहा है कि यस सर हम लोग नहीं कर पाते ये चीजें। तो कुषाण वंश की भारत में शुरुआत करने वाला वीम कटफिसेस हुआ करता था, ठीक है ना। निम्नलिखित कुषाण कौन, वीम कटफिसेस। वहां से कुषाण वंश का फाउंडर कौन था, तो कुजगुल कटफिसेस। गुप्त वंश का अंतिम महान सम्राट किसे माना जाता है, गुप्त वंश का स्कंदगुप्त को। निम्नलिखित विदेशियों में से कौन भारत का दौरा करने वाला पहला व्यक्ति था, वेनसोंग, मेगास्थनीज, आई चिंग या फाहयान। सर सबसे पहला व्यक्ति था मेगास्थनीज। पहला इंडो ग्रीक राजा कौन था जो बौद्ध बन गया, बताओ। कई लोग तो नाम नहीं, और अभी वेट अभी आप देखिएगा थोड़ी ही देर में आपके सामने मेडविल हिस्ट्री आएगा। निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था। स्वर्ण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण चामुंड राय ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा बुद्ध की मुद्रा है, जैसा कि उनके पहले उपदेश में दर्शाया गया है। पहले उपदेश के समय वो किस मुद्रा में बैठे हुए हैं, सर उस मुद्रा का नाम है धर्मचक्र मुद्रा। क्लास की पीडीएफ जरूर ले लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन खोजते रहे, और ये तुम्हारे एसएससी के 10 साल के सबसे टफ और मॉडरेट टाइप के पेपर का कॉम्बिनेशन है। मैंने उन क्वेश्चन को आज जुटाया। निम्नलिखित में से किसने उत्तर वैदिक पंथ में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। उत्तर वैदिक पंथ में सर्वोच्च स्थान प्रजापति ने, मतलब उत्तर वैदिक काल में किसकी पूजा होती थी, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति की और पूर्व वैदिक काल में इंद्र की, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं बस, और क्या है इसमें, नथिंग।
उत्तर वैदिक काल के लोगों में किस प्रकार के मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक लोकप्रिय थे? तो सर काले और आपके लाल में लाल रंग ज्यादा लोकप्रिय था। जानते वो काला और लाल दोनों को थे, लेकिन लाल ज्यादा लोकप्रिय था। जैन धर्म का कौन सा सिद्धांत महावीर जी द्वारा जोड़ा गया? देखो 4 आर्य सत्य तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने दे दिए थे। 5वां जो आर्य सत्य था वो आपके जैन धर्म में जोड़ा गया। तो ऑब्जर्व कॉन्स्टिनेंस, ब्रह्मचर्य का पालन करना या संयम का पालन करना, ब्रह्मचर्य या संयम का पालन करना महात्मा महावीर स्वामी ने जोड़ा था। कर्नाटक में जैन धर्म के प्रचार के लिए किसे जिम्मेदार माना जाता है? बताइएगा। कर्नाटक में जैन धर्म के प्रचार के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को। वहीं स्वर्णबेलगोला में चला गया था ना। देखो पीटक, सूत पीटक, अभिधम्म पीटक, ज्ञान और आपके वो क्या कहते हैं विनय पीटक, 3 पीटक थे। वह कौन सा पीटक है जिसमें बुद्ध को जिम्मेदार ठहराते हुए घोषणाएं शामिल हैं, जिसमें आदेश है कि आचरण के लिए कई नियम दिए गए हैं? सर इसका राइट आंसर है विनय पीटक। आचरण और नियमों से संबंधित है। वह वेद जिसमें बुराइयों और रोगों को दूर करने के लिए जादू और मंत्र का वर्णन है। क्वेश्चन सब वही हैं, लेकिन थोड़ा बदले हुए लैंग्वेज के साथ है। जादू और मंत्र है। बी ऑप्शन अथर्ववेद में। इसको गाने वाले ब्राह्मणों का नाम गोपत है। निम्नलिखित में से किस कुषाण राजा ने संपूर्ण विश्व के स्वामी की उपाधि धारण की थी? अब बताओ सर, संपूर्ण विश्व का स्वामी अपने आप को कडफिसस द्वितीय बुलाया करता था। कडफिसेस द्वितीय। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहां किया गया था? सर रा वै पा कू, कू से कुंडलवन। कुंडलवन कहां पड़ता है सर? जम्मू कश्मीर में। और ये रा क्या था सर? रा राजगिरी था, वै वैशाली था, पा पाटलिपुत्र था, कू कुंडलवन था। मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में उत्तराधिकारी बनाया गया। ठीक है ना। मेगास्थनीज वाज सक्सीडेड एज द एम्बेसडर ऑफ, इंग्लिश वाले से आंसर करो, इंग्लिश वाले से, एज द एम्बेसडर ऑफ डेमाचोस। ठीक है ना। डेमाचोस का उत्तराधिकारी था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में नहीं है? सर गुजरात में इसमें से कंफर्म नहीं है। सुतका गैंडोर, ये बलूचिस्तान साइड है आधुनिक समय में। निम्नलिखित में से किस सिंधु शहर में मुख्य सड़कों पर दरवाजे वाले घर हैं? बताइएगा। मुख्य सड़कों पर दरवाजे वाले घर हैं। मुख्य सड़कों पर दरवाजे वाले घर हैं लोथल। लोथल एकमात्र बंदरगाह था। सभी हड़प्पा स्थलों में किसकी जल निकासी व्यवस्था सबसे प्रभावशाली है? बताओ बताओ किसकी जल निकासी? सर ए ऑप्शन हड़प्पा। अब देखो 50 क्वेश्चन हुए। मैं थोड़ा सा अब इसको आगे की तरफ ले जाऊंगा, क्योंकि ये पीडीएफ तो आपको मैं पूरा ही दे दूंगा, समझ रहे हो ना। ये पीडीएफ अब मैं मिडविल की तरफ आना चाहता हूं। ठीक है ना। अब मैं मिडविल की तरफ आना चाहता हूं, क्योंकि अब बहुत हुआ ये वाला। ये करीब 65 के आसपास क्वेश्चन है। ठीक है ना। हाँ ये करीब 65। मैं बीच के 15 क्वेश्चन इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि अब मैं मिडविल 50 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपको पीडीएफ दूंगा, उसमें मिल ही जाएंगे। यहां से करो। किताबुल हिंद के लेखक कौन थे? मैं तीनों एंशिएंट, मिडविल, मॉडर्न तीनों टच करना चाहता हूं, आपका तीनों प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं। किताबुल हिंद ए आई बरूनी, अल बरूनी, ए आई बरूनी नहीं, अल बरूनी। ठीक है ना। अल बरूनी, अल बरूनी हुआ करते थे। अगले पॉइंट पे आते हैं। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? बताइएगा। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? सर गुलाम का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। ठीक है ना। इल्तुतमिश को। अगला क्वेश्चन। नियमित मुद्रा जारी करने और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? सर पहला सुल्तान हुआ करता था इल्तुतमिश। यही दिल्ली को राजधानी बनाया था। ऐबक ने लाहौर को बनाया था। गजनी के सुल्तान महमूद के कहने पर निम्नलिखित में से कौन भारत आया था? सर आया था अल बरूनी। ठीक है ना। ये ए आई नहीं होगा, अल बरूनी है। ठीक है ना। अल बरूनी। दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? बताइएगा। दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में। सबसे विद्वान मध्ययुगीन मुस्लिम शासक जिसे खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा सहित सभी चीजों का ज्ञान था? तो सर सबसे विद्वान माना जाता था मोहम्मद बिन तुगलक। इसे अपने युग का अरस्तु भी कहा जाता था। सीधे राज्य द्वारा भुगतान की जाने वाली दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी स्थायी सेना किसके द्वारा बनाई गई थी? स्थायी सेना रखना, नगद वेतन देना, दाग प्रथा शुरू करने वाला, हुलिया प्रथा शुरू करने वाला सब था आपके अलाउद्दीन खिलजी। डी ऑप्शन। मुस्लिम फकीरों के संस्थापक नेता कौन थे? सर मुस्लिम फकीर लोगों के संस्थापक नेता भारत में मजनू शाह माने जाते हैं। शाहनामा का लेखक कौन है? बताइएगा।
शाहनामा का लेखक कौन है? देखो भैया स्पीड तेज है, मैं अच्छे से जानता हूं, लेकिन मुझे सारा आज आपको रिवाइज करवाना है। और जिन लड़कों लड़कियों को क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा वो आराम से आंसर कर रहे होंगे, नहीं तो बाकी लोग के लिए तो भाई जैसे गणित पूछ रहा हूं ना कि 10-10 मिनट लोगे। मनसबदारी प्रणाली कहां से उधार ली गई थी? सी ऑप्शन, मंगोलिया से। अकबर ने शुरू किया था टोडरमल की मदद से। निम्नलिखित किस सुल्तानों में से सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की थी? सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू की थी, टोकन करेंसी। युद्ध के दौरान लूट पर लगने वाले धन को क्या कहा जाता था? सर खम्स कहा जाता था, ठीक है ना। जजिया, जकात, खम्स, ये खराज, ये सब शुरू करने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। जजिया उसने ऐसा किया था कि सिर्फ ब्राह्मण पंडित जी लोगों के ऊपर लगा दिया था, ठीक है ना। सिर्फ ब्राह्मणों के ऊपर जजिया लगाने वाला कौन था सर? तो सिर्फ ब्राह्मणों के ऊपर जजिया लगाने वाला था आपका ये जो शासक है, क्या इसका नाम है? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना, उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। अगले पॉइंट पे आएंगे। सल्तनत काल में सबसे अधिक संख्या में सिंचाई नहरें किसने बनवाई? सर सिंचाई नहरें फिरोज शाह तुगलक। नहर किसने बनवाया? दैट इज गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन सबसे अधिक संख्या में किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक। अगर यही पूछता कि सर पहला नहर किसने बनवाया, तब आंसर चेंज हो जाता, गयासुद्दीन तुगलक। सिख धर्म को एक उग्रवादी शक्ति बनाने के लिए जिम्मेदार था निम्नलिखित में से, मतलब कि उग्र बनाया उन्होंने सिखों को लड़ना सिखाया, हिम्मत से काम लेना सिखाया, हर मोर्चे पे डटना सिखाया। वो कौन थे आपके? ए ऑप्शन, गुरु हरगोविंद सिंह जी। और यहाँ उग्रवादी शब्द सही नहीं है, ये सही नहीं है, ठीक है ना, इसके लिए मुझे बल्कि क्षमा करिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। अगला, बुलंद दरवाजा अकबर की विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1672 में। दिल्ली में पुराना ओइला का निर्माण किसने करवाया था? ओइला नहीं होगा, किला होगा, ठीक है ना। दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? सर पुराना किला का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, शेरशाह सूरी। निम्नलिखित में से कौन अकबर का शिक्षक था? अकबर के शिक्षक तो कई थे, यार लतीफ भी हुआ करते थे, अब्दुल लतीफ भी हुआ करते थे, बैरम खान भी हुआ करते थे, लेकिन जो अकबर के ज्ञान वाले शिक्षक थे वो अब्दुल लतीफ ही थे। बैरम खान ने अस्त्र शस्त्र की बाद में शिक्षा दी, ऑफिशियल शिक्षक नहीं थे। अपने राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने किसकी उपाधि धारण की थी? सर छत्रपति की। अगला, अकबर का मकबरा स्थित है। अकबर का मकबरा सर यूपी के सिकंदरा में आगरा के नजदीक स्थित है, बी ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? सर उपनिषद का फारसी में अनुवाद आपके दारा सिकोह के द्वारा किया गया था। किस नाम से किया गया था? सर जो नाम था वो था सर-ए-अकबर, ठीक है ना, नाम था सर-ए-अकबर, इस नाम से किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन, अकबर ने इबादत खाना, जहां हर धर्म के लोग जाकर के बातचीत करें, अपने धर्म पे चर्चा करें, इबादत खाना अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी में, बाद में बंद भी कर दिया था। तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस की रचना किसके शासनकाल में की थी? सर तुलसीदास जी अकबर के समय थे, सूरदास जी जहांगीर के समय थे, ठीक है ना। तुलसीदास जी किसके समय थे? अकबर के समय। सूरदास जी किसके समय थे? जहांगीर के समय। स्पीड तो ठीक है ना, स्पीड में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना लल्ला? देखो यार अब एग्जाम नजदीक है और 200 क्वेश्चन है, तो अब मैं क्या करूं, अब कि भाई पढ़ाना तो पड़ेगा ना। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन करने वाले सिख गुरु कौन थे? सर गुरु अर्जुन देव जी 5वें सिख गुरु थे। इनको किस ने धोखे से मार दिया था? सर वो जहांगीर ने। राजस्व निर्धारण की निम्न में से कौन सी विधि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है? सर विजयनगर में और राजस्व में मुगलों के समय, सरदेशमुखी मराठों के समय चलती थी। मध्यकालीन भारतीय साहित्यिक कृति दरबार-ए-अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? दरबार-ए-अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? दरबार-ए-अकबरी मोहम्मद हुसैन के द्वारा। निम्नलिखित में से किस महिला ने मुगल काल के दौरान एक ऐतिहासिक वृत्तांत लिखा? बताओ कौन? सर गुलबदन बेगम, इन्होंने लिखा था हुमायूं नामा। नेक्स्ट, राजा के खर्च पर हज यात्रा का आयोजन करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? उसने कहा मैं पैसा दूंगा, जिसको हज जाना है जाए। वैसा शासक हुआ करता था अकबर, ठीक है ना, अकबर। निम्नलिखित में से किसने 8 दिल्ली सुल्तानों का शासनकाल देखा है? ये सब क्वेश्चन हर बार के पेपर में आते रहते हैं, कमो बस घुमा फिरा के शब्दों को बदल के यही रहते हैं। सर 8 सुल्तानों के दरबार को देखा। आमिर खुसरो को कव्वाली, सितार, तबला, इन सब का जनक माना जाता है भारत में, तोता हिंद कहा जाता है। मुगलों की जब्ती व्यवस्था के तहत राज्य के हिस्से के रूप में निर्धारित वास्तविक उपज का हिस्सा कितना था? बताओ। जब्ती प्रणाली अकबर ने शुरू किया था, मुख्य रूप से दक्षिण भारत वालों के लिए शुरू किया था, बी ऑप्शन इसका सही है, 1/3।
विजयनगर काल में भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था? सर विजयनगर काल में भारत आने वाला विदेशी यात्री था निकोलो कांटी, ठीक है ना। अगला, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक अटाला मस्जिद किससे संबंधित है? बताओ। अटाला मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों से, मुगल शासकों से, सरकी शासकों से या रोहिला? सर अटाला मस्जिद संबंधित है सरकी शासकों से। निम्नलिखित में से किस शासक ने एक नए शहर की नींव रखी जहां आगरा शहर खड़ा है? मतलब आगरा शहर किसने बसाया? अब मैं क्या कह रहा हूं कि क्वेश्चन को पूछने का तरीका बस बदल दिया है, घुमा फिरा के है वही। ये तो एक लाइन में हो सकता था आगरा का संस्थापक कौन है, तब भी तो आंसर आता सिकंदर लोदी। क्वेश्चन को देखने, समझने और पूछने का तरीका। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया? सर गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। अगला, निम्नलिखित में से किस शासक ने बीबी का मकबरा बनवाया था? बताइएगा। बीबी का मकबरा किसने? बीबी का मकबरा औरंगजेब ने औरंगाबाद में बनवाया, महाराष्ट्र में, अपने लड़के के माध्यम से। बीबी इसकी जो वाइफ थी उसका नाम था रबिया उद दौरानी, जो दिलराज बानो बेगम के नाम से मूल रूप से पहले जानी जाती थी। अगला क्वेश्चन, हुमायूं ने किस शासक की सहायता से अपना भारतीय साम्राज्य पुनः स्थापित किया? सर एक्चुअली हुमायूं 1555 में सरहिंद और मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा था और इसमें इसकी मदद किया था ताहमस्सप ने। ताहमस्सप तुर्की शासक था। अगला, अच्छा ये तो हटाओ, इसको हटाओ। निम्नलिखित में से किसने दूसरों की तुलना में बगीचे लगाने में अधिक रुचि दिखाई? सर वह मुगल बादशाह बाबर हुआ करता था, जिसे मालियों का राजकुमार भी कहा जाता था। इसी ने भारत में कलिंदा नाम का फल लाया, इसलिए इसको कलंदर भी कहा जाता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? सर अंतिम मुगल सम्राट 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर द्वितीय हुआ करते थे। इन्हें रंगून भेज दिया गया था। इनके समय लाल किला को क्या कहा जाता था? अब देखो भूल रहे हैं, लाल किला को किला ए मुबारक कहा जाता था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बताइएगा। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट हुआ करता था मोहम्मद शाह। अब्दुल हामिद लाहौरी किसके लेखक है? इन्होंने किताब भी लिखी है। हालांकि लाहौरी साहब बहुत अच्छे आर्किटेक्ट थे, लेकिन इन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है पातशाहनामा। अब्दुल हामिद लाहौरी। निम्न में से कौन सा शिवाजी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था? चौथ, सरदेशमुखी, भूमिकर या तीर्थयात्रा कर? सर देखिए, चौथ और सरदेशमुखी तो हम लोग रटे बैठे हैं, भूमिकर तीर्थयात्रा कर में है। तीर्थयात्रा कर शिवाजी किसी से नहीं लेते थे, तीर्थ यात्रा के लिए कोई कर नहीं था। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन सा? अहमद शाह अब्दाली, सर जो बहुत बड़ा लुटेरा माना गया उस भारत के सम्राट शाह आलम प्रथम हुआ करते थे। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद, देखो मोती मस्जिद दो हैं, एक आगरा में है एक दिल्ली में है। आगरा वाला जो निर्माण करवाया था शाहजहां ने, और दिल्ली में जो निर्माण करवाया था उसे औरंगजेब ने निर्माण करवाया था। अब यहीं पे आगरा वाला आ जाता तो वो शाहजहां हो जाता। मोती मस्जिद दो हैं फेमस। दिल्ली सल्तनत के शासनकाल के दौरान अपनी अधिकतम भौगोलिक सीमाएं तक पहुंच गई, मतलब वह कौन सा शासक है जिसने सबसे बड़े क्षेत्र पे शासन किया सल्तनत काल के दौरान? बताओ सर, सबसे बड़े क्षेत्र पे शासन किया था आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। औरंगजेब के काल में निम्नलिखित में से किस विद्रोह की पृष्ठभूमि किसान था? अब बताओ, राजपूत, जाट और सतनामी, मराठा, सिख। वो सर किसान हुआ करते थे, जाट और सतनामी, जिन्होंने किसान विद्रोह का नींव रखा था। निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे अधिक समय तक चला? सर ये वाला क्वेश्चन हो गया है, इसका आंसर राष्ट्रकूट है, मत पढ़ाइए। पाल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सोच समझ के बताइएगा। पाल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो पाल साम्राज्य की स्थापना किया था आपके गोपाल ने। गोपाल, धर्मपाल, ये पाल वंश वालों ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय का भी निर्माण करवाया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया है? सर विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपके धर्मपाल ने, जबकि उदंतपुरी विश्वविद्यालय को गोपाल ने, ठीक है ना। अगला, सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का सर लक्ष्मण सेन या विजय सेन, इन्हीं दो में से एक लग रहे हैं, तो इसीलिए तो रिवाइज करवा रहा हूं कि भैया आपको ध्यान आ जाए। राइट आंसर है हेमंत सेन, ठीक है ना, हेमंत सेन। ये उस वंश के प्रतापी शासक थे। अगला, ताज उल मासीर पुस्तक के लेखक कौन है? ताज उल मासीर लिखा है आपके हसन निजामी ने। जहांगीर तो अपनी आत्मकथा लिखा है, अबुल फजल ने तो अकबरनामा लिखा है, ठीक है ना। अगला, किस पुस्तक में सिंध पर अरब आक्रमण का पहली बार वर्णन मिलता है? सर वो शाहनामा उठा लीजिए, चचनामा। हाँ यार, मेरे से भी अभी मेरे से मिस्टेक होता, क्षमा करिएगा।
ठीक है ना, ये मेरे से हो जाता हमसे ना तो इतने कमेंट आते ना, बाप रे बाप। किस शासक के शासनकाल के दौरान मोरक्को का यात्री, मोरक्को अफ्रीका में पड़ता है, इब्न बतूता आया था, इसने रेहला नामक किताब लिखी थी जो कि आपको तुगलक वंश की विस्तृत जानकारी देता है, और ये आया था आपके मोहम्मद बिन तुगलक के समय। तुगलकनामा किसके द्वारा लिखा गया है? तुगलकनामा लिखा है आपके आमिर खुसरो ने। अगला, प्रसिद्ध मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सर 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, कुतुब मीनार भी एक मस्जिद है, और भारत की प्रथम इस्लामिक परंपरा के अनुसार बनी मस्जिद कुबतुल इस्लाम मस्जिद, इन तीनों का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन कुतुब मीनार को कंप्लीट नहीं करवा पाया था। ख्वाजा अबू सम्मद नामक प्रसिद्ध फारसी चित्रकार कौन लाया था? देखो अबू सम्मद और एक नाम और था यार, दसवंत और बसावन। दसवंत और बसावन भी दो महत्वपूर्ण चित्रकार थे जो अकबर के दरबार में थे, और अबू सम्मद को लाने वाला हुमायूं, ठीक है ना। अच्छा, चित्रकारी की शुरुआत कभी आंसर ये मत कर देना कि जहांगीर के समय हुई थी। चित्रकारी की शुरुआत अकबर के ही समय हो गई थी। अलग की बात है कि वो प्रसिद्ध हुई थी जहांगीर के समय। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया है? मैं एक बात बता दूं, सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो मैं सच बता रहा हूं, आपको मॉक पेपर, लाइव टेस्ट सीरीज, इन पे फोकस करना पड़ेगा एग्जाम के आखिरी दिनों में। यही वो कुछ तरीके हैं जो आपको सिलेक्शन दिलवा सकते हैं। नहीं तो कई स्टूडेंट होते हैं ना, सर मैं 2 नंबर से चूक गया, सर मैं स्पीड से चूक गया, सर मुझे क्वेश्चन आता था लेकिन मैं नहीं कर पाया। जीवन में आज मैं तुम्हें एक बहुत सलाह दूंगा, टेस्ट पेपर, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, अद्वैतवाद या अद्वैतवाद के संस्थापक, बस क्या है ना, तुम प्रैक्टिस में नहीं हो, तुमको इनको पढ़ने में और सॉल्व करने में समय लग रहा है, ठीक है ना, तुमको इन्हें पढ़ने में और सॉल्व करने में समय लग रहा है, बस इतना ही हो रहा है। कौन सा मुगल सम्राट अच्छा वीणा वादक था? कौन सा मुगल? सर औरंगजेब बहुत अच्छा वीणा वादक था। अलग की बात है कि इसने संगीत पे प्रतिबंध लगाया था, लेकिन तड़क भड़क वाले संगीत। 52 कहानियों की प्रसिद्ध फारसी श्रृंखला तूतीनामा के लेखक कौन है? सर 52 कहानियों की प्रसिद्ध फारसी श्रृंखला तूतीनामा के लेखक है ए ऑप्शन नक्साबी। अगला, द्वैतवाद के वैष्णव धर्मशास्त्र का प्रचार किसने किया था? सर सी ऑप्शन निम्बकाचार्य ने। अब देखो, प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत किसने लिखी थी? रटा होगा मलिक मोहम्मद जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने। अगला, अटाला मस्जिद जिसका, अच्छा ये तो हो गया ना, अटाला मस्जिद आपके जौनपुर में। अब मैं थोड़ा मॉडर्न इंडिया की तरफ जाता हूं, चूंकि ये 200 क्वेश्चन की पीडीएफ है, मुझे आज सब आपको प्रैक्टिस करवाना है, तो थोड़ा मैं मॉडर्न इंडिया की तरफ जाता हूं। कोशिश करता हूं कि मैं आपके लिए मॉडर्न इंडिया के अब क्वेश्चन थोड़े प्रैक्टिस करा दूं, ठीक है ना, क्योंकि होगा क्या कि ये पीडीएफ बस तुम लोग आज जरूर ले लेना, क्योंकि ये पीडीएफ ही है जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिलेगी। निम्नलिखित में से किसे भारतीय लोगों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? सर भारतीय लोगों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्वीन विक्टोरिया के घोषणा पत्र को, क्वीन विक्टोरिया के घोषणा पत्र को कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया था? अरे पीडीएफ मैं दे के जाऊंगा, ठीक है ना, पीडीएफ मैं दे के जाऊंगा, निश्चिंत रहो, खड़ा हूं, जब तक पीडीएफ डाउनलोड नहीं करवाऊंगा हिलूंगा नहीं यहां से। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, नया भारत, न्यू इंडिया। निम्नलिखित में कौन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का संस्थापक था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सैयद अहमद खान थे। अगला, निम्नलिखित में से किस घटना ने होम रूल लीग के गठन की प्रेरणा दी थी? सर होम रूल लीग के गठन की प्रेरणा मिली थी प्रथम विश्व युद्ध से। 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी ने, एक लोग ने चेन्नई में और एक लोग ने पूना में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी नेतृत्व से संबंधित नहीं था? सर वो नहीं संबंधित थे तो आपके ए.ओ. ह्यूम, ये अपना किनारे ही थे। बाकी कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के विशेष सत्र में महात्मा गांधी की प्रेरणा और सहयोग का प्रसिद्ध प्रस्ताव कब अपनाया गया? बताओ, नहीं याद होगा? मैं क्या कह रहा हूं, पढ़ लो, तुम्हें कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, लेकिन जब तक तुम क्वेश्चन का प्रैक्टिस और वेरिएशन नहीं पढ़ोगे, संभावना कम होती है कंपटीशन में होने की। मेरी सलाह मान लो, तुम अपनी आत्मा पे हाथ रख के सोच लो कि ऐसा कौन सा कंपटीशन देने गए हो कि एग्जाम से पहले 5 दिन उसमें खूब टेस्ट सीरीज मॉक पेपर लगाए हो। गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का गठन कहां किया था? सर बंबई में किया था, ठीक है ना, सत्याग्रह सभा, ये सत्याग्रह नहीं है, सत्याग्रह,
ठीक है ना, सत्याग्रह सभा का गठन बंबई में किया था। अभी तुम 20 क्वेश्चन में और अपने आप को चेक करो। निम्नलिखित में से किस घटना कारण गांधी जी का ऐतिहासिक उपवास समाप्त हो गया था? सर वो उन्होंने अंबेडकर जी के साथ पूना समझौता किया था। 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। निम्नलिखित में से किस नेता ने कहा था कि 1935 के अधिनियम ने मजबूत ब्रेक वाली मशीन लेकिन इंजन नहीं प्रदान की? ऐसा नहीं है कि तुम ये पढ़े नहीं हो, कभी सुने नहीं हो, सुने भी होगे तो ध्यान से उतर गया। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किए ना। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस नेता ने 1940 के अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया? 1940 के अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार किया था लिलिंथ लगो ने, ठीक है ना। ये लिलिंथ लगो अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कांग्रेस नेताओं ने कर दिया था। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने चूक के सिद्धांत की अवधारणा रखी थी? चूक का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी, ठीक है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, वो नहीं होता है गोद हड़प की नीति, एक्चुअली ये है। सालाबाई की संधि निम्न में से कौन ब्रिटिश का प्रतिरूप था? मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट इसमें कौन था? सालाबाई की संधि अंग्रेजों ने किसके साथ की थी? सर टीपू सुल्तान, ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भारतीय सिविल सेवा भर्ती का प्रावधान था? बताओ, पहली बार सिविल सेवा का प्रावधान। सर वो आया था 1853 के चार्टर एक्ट में। श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्नलिखित में से कौन टीपू सुल्तान का प्रतिरूप था? सर 1799 के समय श्रीरंगपट्टनम का भी युद्ध हुआ था, लेकिन उसमें वेलेजली था युद्ध में और यहां पे कॉर्नवालिस था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने रेलवे और टेलीग्राफ प्रणाली की सेवा शुरू की थी? ऐसा नहीं है कि ये टफ है, लेकिन ऐसा जरूर है कि तुम्हारे प्रैक्टिस से बाहर है। आज तो हिस्ट्री की बात है, कल जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स की बात करूंगा, उसके बाद पिछले बीते दिन मैंने स्टैटिक की बात की, और इस बार संडे को भी क्लास लूंगा। आज बता दे रहा हूं कि संडे को भी शाम में 7 बजे आपकी क्लास चलेगी, सुबह 8 बजे भी आपकी क्लास चलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सर पानीपत के कौन सा सही सुमेलित है? बसे पानीपत की तीसरी लड़ाई 1764 में हुई थी कि 61 में? पिट्स इंडिया एक्ट 1773, ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है, फर्जी 85 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने भारतीय इतिहास में पहली बार ब्रिटिश भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की? रटा है सर ये वाला आपके सत्येंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? सर स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन, ठीक है ना, इसने जो लाया था उसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के समय आया था 1877 में, जिसे गैगिंग एक्ट भी कहा जाता था। इसी लिटन के समय आर्म्स एक्ट भी आया था। अब ये बताओ किसने इसको रद्द किया था? सर रद्द करने वाले का नाम था नॉर्थ ब्रुक, ठीक है ना। अगला, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने प्राचीन स्मारकों के संरक्षण में अत्यधिक रुचि दिखाई थी कि पुरानी चीजों को बचा बचा के रखो? वो था सर लॉर्ड इरविन। अगला, जब जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ तब वायसराय भारत का कौन था? मतलब 1919 में चेम्सफोर्ड हुआ करता था, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग। निम्न में से कौन सा नेता एम.के. गांधी से प्रेरणा लेता है? मतलब उनका इंस्पिरेशन बने गांधी जी। सर इंस्पिरेशन इसमें थे अब्दुल गफ्फार खान के, गांधी जी प्रेरणा स्रोत थे। निम्नलिखित में से किस नेता ने संविधान सभा में प्रसिद्ध उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया था? सर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी ने। निम्नलिखित में से कौन सा नेता मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में से एक था? सर 1906 में ढाका में इसका स्थापना हुआ था, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने। 1946 की अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? सर अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू पीएम बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। अगला, ये तो ऐसे ही आ गया तो फिर क्या, चलो अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुधारक विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के पारित होने से जुड़ा था? बताओ, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से इसमें कौन सा नाम जुड़ा है? सर ईश्वरचंद विद्यासागर। सच सच बताओ, क्या ये तुम्हारा पढ़ा हुआ नहीं है? है सर, लेकिन क्या ये भूला भूला सा नहीं लग रहा है? वही बात है ना कि प्रैक्टिस, इस कंपटीशन में जो तुम कुछ दिनों बाद दोगे, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही तुम्हें परफेक्ट बनाएगा। और इसमें किसी से जीएस का महत्व छिपा नहीं है, इंग्लिश का महत्व छिपा नहीं है भैया, सब्जेक्ट है ये। अगर इस बार कर लिए ना तो बेड़ा पार कर ले जाओगे। और मैं आज इसी लेक्चर के लास्ट में कुछ आपको खास बताऊंगा, वो मेरा इस एग्जाम के लिए आखिरी आदेश मान करके आंख बंद करके फॉलो कर लेना, सफलता तुम्हारी होगी, ठीक है ना, निश्चित सफलता तुम्हारी होगी। मैंने वो कुल
आपके लिए मैं कर दूं 175 क्वेश्चन फिर मैं आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा सुधारक प्रार्थना समाज से संबंधित था? प्रार्थना समाज से संबंधित था आत्माराम पांडुरंग। निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम ने मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व दिया था? अलग प्रतिनिधित्व दिया था ए ऑप्शन मार्ले मिंटो रिफॉर्म ने, इसी के अंतर्गत मुसलमानों को पहली बार अलग प्रतिनिधित्व अलग चुनाव का वर्णन हुआ था ना। निम्नलिखित में से किस नेता ने कांग्रेस के ऐतिहासिक 1916 लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सर अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी होम रूल आंदोलन शुरू करने के लिए एनी बेसेंट के विचार का विरोध करता है? सर एनी बेसेंट के विचारों का गोपाल कृष्ण गोखले ने भी विरोध किया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 के प्रारंभ होने के बाद भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल को क्या नाम दिया गया? वायसराय कहा गया था। उससे पहले लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था आखिरी, और पहला वायसराय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग, तो वायसराय ही तो कहा गया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 के प्रारंभ के समय ब्रिटेन का सम्राट कौन था? ब्रिटेन का सम्राट बी ऑप्शन विक्टोरिया। यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1858 कब पारित किया गया था? तो सर वो पारित किया गया था ए ऑप्शन 1858 में। भारत सरकार अधिनियम 1858, चूंकि ये कई बार आपके पेपर ऐसे रैंडमली नहीं पूछा हूं, 1818 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का आपसे 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है और 7 के 7 मैंने यहां इस पीडीएफ में लगाया है। ऐसे तो तुम खुद से अपनी आत्मा पे हाथ रख लेना, ये बन रहा है क्या? रिसर्च तक नहीं किया होगा लल्ला तुमने कि नहीं नहीं ये क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है। भारतीय सुधार संघ की शुरुआत किसने की थी? देखना ये जब एग्जाम होगा, एग्जाम एनालिसिस में मैं खड़ा रहूंगा और यहां पूछूंगा कि बताओ लल्ला उस दिन मैं क्या कह रहा था तुम लोग से। भारतीय सुधार संघ केशव चंद्र सेन। किसने कहा था कि मेरा अंतिम लक्ष्य? पढ़ाया था मैंने, प्रमुख वचन एवं नारे पढ़ाया था ना द 10 मिनट शो में, उसका ये क्वेश्चन है। सर सी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। अब उसका नहीं है एक्चुअली, तो ये एसएससी का पुराना क्वेश्चन है। जब पिंडारियों ने बड़े पैमाने पर लूटपाट करके मध्य भारत में तबाही मचाई थी तब गवर्नर जनरल कौन था? सर बी ऑप्शन लॉर्ड हेस्टिंग। अंग्रेजों को जो मारे वही अच्छा था, ये सब सही किए सब पिंडारी, अंग्रेज दुष्ट थे ही। निम्नलिखित में से कौन सा नेता होम रूल लीग से संबंधित था? होम रूल लीग से बाल गंगाधर तिलक जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन हुआ करते थे। भारत में सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? बताइएगा, भारत में सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? सी ऑप्शन लॉर्ड वेलेस्ली ने। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? सर ये तो बड़ा नजदीक नजदीक, अरे यार आपके 1764, प्लासी का युद्ध 1757। हमको लगा ना सब 1764 है, खाली अक्टूबर सितंबर और जनवरी ये बदला हुआ है, तब हमको लगा कि अब तो टफ हुआ, तब तो गड़बड़। निम्नलिखित में से किस युद्ध ने अंग्रेजों को भारत का अंतिम वायसराय घोषित किया था? अंग्रेजों का अंतिम शासक घोषित किया था बक्सर की लड़ाई ने, यह बड़ा निर्णायक था। कौन सा राज्य सहायक गठबंधन प्रणाली का पहला शिकार हुआ? सब्सिडरी अलायंस का पहला शिकार हुआ था आपके हैदराबाद। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सहायक गठबंधन प्रणाली का शिकार नहीं था? सर इसमें बी ऑप्शन सतारा, ये नहीं था। किस मुगल शासक ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ को मराठा भूमि पर चौथ और सरदेश मुखी वसूलने की अनुमति दी थी? तो इस किसने दी थी? फर्रुखसियर ने। अगला, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला पेंशन भोगी बना? पहले पेंशन भोगी बने थे अकबर द्वितीय। अब ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करें सर, कैसे करें? मेरी एक बात मान लेना, अब मैं उसके पर आ रहा हूं, और अगर जो आज मेरा स्टूडेंट दिल से मेरी इस बात को फॉलो कर लिया, मैं लिख के देता हूं, वह अन्य से अपने आप को अलग करेगा। मेरा कहा सिर्फ इतना मान लो 1846, इसमें 200 क्वेश्चन है, मैं पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन यार समय समय पे आपसे मुझे कुछ बात भी करनी पड़ती है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके? आंग्ल सिख युद्ध। सर ये लड़ा गया था अंग्रेज और राजा दलप सिंह के बीच में। लाहौर की संधि कब हुई? लाहौर की संधि, सर लाहौर की संधि 1846 में। सवाई राजा जय सिंह कहां के शासक थे? सर ये आपके अम्बेर के शासक थे, अमेर, ठीक है ना। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में लड़ा गया। इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा किसने बनवाया? इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा, इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा बनवाया था आसफुद्दौला ने, आसफुद्दौला। इसी में वो इमामबाड़ा है आपके क्या बोलते हैं, भूल भुलैया, ठीक है।
अगला, वास्को डी गामा नामक नाविक किसका था? सर पुर्तगाल का था, बहुत इजी है। अगला, भारत के लिए सीधा समुद्री मार्ग किसने खोजा था? यही पुर्तगाली ही खोजे थे, 1498 में सबसे पहले आए थे। डचों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? सर मुसलीपट्टनम में की थी। कौन सी यूरोपीय शक्ति अंतिम बार भारत पहुंची थी? सबसे आखिरी में भारत आए थे सर फ्रेंच, ठीक है ना। डच हार गए वेदरा के युद्ध में, ये हार गए वांडीवास के युद्ध में 1759 1760 में। फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहां स्थापित किया था? बताइएगा। तो सर पहला कारखाना सूरत में। निम्नलिखित में से कौन सा नेता ब्रह्म समाज से संबंधित नहीं है? क्लास की पीडीएफ लेकर के जाइएगा, 200 क्वेश्चन हैं, अब इंड होने वाले हैं। संबंधित नहीं है, डी ऑप्शन आत्माराम पांडुरंग। ब्रह्म समाज का विभाजन कब हुआ था? ब्रह्म समाज का, सर ब्रह्म समाज का विभाजन 1866 में। हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी? हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना 1817 में। लोकहितवादी किसे कहा जाता है? बताइए, लोकहितवादी किसे कहा जाता है? सर बी ऑप्शन, गोपाल हरि देशमुख को। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? जिसको रटा होगा ना वो धड़ से आंसर देगा, नहीं रटने वाले के लिए तो मैं तो राजधानी एक्सप्रेस उसको समझ में आ रहा हूंगा। ए ऑप्शन, ज्योतिबा फूले। दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम मलकू दास था, ये याद रखिएगा। आंसर आ गया तो क्या बोलूं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? ए ऑप्शन आपके दयानंद सरस्वती जी, ठीक है ना, दयानंद सरस्वती जी। अगले पॉइंट पाएंगे, नारायण गुरु का जन्म कहां हुआ था? केरल में, नारायण गुरु केरल में। अगला, भारत में ठीक है ना, नारायण गुरु का जन्म कहां हुआ था? तो केरल में। भारत में देवदासी प्रथा कहां प्रचलित थी? देवदासी प्रथा, तो देवदासी प्रथा कहां प्रचलित थी? सर ए ऑप्शन, साउदर्न इंडिया में, दक्षिण भारत में। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर की अवधारणा की वकालत किसने की थी? बताओ, सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर की अवधारणा। कल जियोग्राफी इकोनॉमिक्स का चलेगा मैराथन, कल तो और सबकी लंका लगेगी। अब तब तुम देखना कि क्या होगा। नारायण गुरु, मेरी एक बात का जवाब दो, पीडीएफ मैं दे दूंगा, तब तक मेरी एक बात का, जितने लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। अड्डा के ऐप की लिंक लगी है, डाउनलोड कर लो। चैट बॉक्स में अड्डा के ऐप की लिंक लगी है, डाउनलोड कर लो। मैं पीडीएफ लगवा रहा हूं, वो देखो वो चैट बॉक्स में लगी है लिंक। लेकिन मेरी एक बात बताओ, पीडीएफ दे दूंगा लेकिन पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लग जाएगी। सबसे पहले मुझे बस इतना बता दो, कितने लोग सचमुच चाह रहे हो कि सर इस बार मेरा एमटीएस का कंपटीशन निकल जाना चाहिए? ये कितने लोगों की चाहत है? सच सच बता दो यार। मतलब कि सर इस बार एमटीएस 2023 पार, एमटीएस 2023 इस बार सर एनी हाउ पास करना है। कितने लोगों की चाहत है? जिनकी जिनकी है वो सिर्फ 1 लिख दें, सिर्फ वो 1 लिख दें कि यस सर। एमटीएस 2023 में 2 ही सब्जेक्ट का खेल है लल्ला, एक जीएस का और एक आपके इंग्लिश का, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। और मैंने जीएस के लिए एक छोटा सा काम किया है, अगर आप उसको फॉलो कर लोगे, मैं कहना चाहता हूं कि प्लीज कहीं से भी टेस्ट सीरीज दो, टेस्ट दो, मॉक पेपर दो। जो लड़का इस बार या लड़की टेस्ट नहीं देगा वो गड़बड़ाएगा। प्रीवियस एमटीएस के पेपर को देखते हुए मैंने जो ये जीएस है, पिछली बार का एमटीएस, मेरी बात को सुनो, उसके बाद जिसको जाना हो चले जाना। पिछली बार के एमटीएस में अगर दिन में 3-4 शिफ्ट 3-3 शिफ्ट होते थे, हर शिफ्ट में क्वेश्चंस बड़े कॉमन रहते थे। जनगणना का, आर्ट एंड कल्चर का, स्पोर्ट्स का, एक योजना का, एक आर्टिकल हर शिफ्ट में कॉमन रहता था। जो लड़के पिछली बार मुझे एनालिसिस करते हुए देखे होंगे वो कहेंगे हाँ सर ये बात आपकी सही है। जीएस, रीजनिंग और मैथ में तो 12 क्वेश्चन आपको करने हैं, वो भी निगेटिव मार्किंग नहीं, इन दोनों में निगेटिव मार्किंग है। इंग्लिश चूंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें मैं जो मदद कर सकता हूं मैं वो बता रहा हूं। आने वाले 5 दिन जितना रिवीजन कर सकते हो रिवीजन करो, और अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो मेरी अब एक बात मान लो, दिल से कहो कि हाँ सर एक बात आपकी जरूर मानेंगे, और 5 दिन आपके कहे अनुसार रगड़ के मेहनत करेंगे। आज तारीख हो गई 25, मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं रोज तुमको 5 टेस्ट देना है। वो टेस्ट मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूं उसी पैटर्न पे, वो टेस्ट मैं उसी पैटर्न पे तुम्हें प्रोवाइड करने जा रहा हूं। इसके पीछे मैं 1 महीने से मेहनत कर रहा था।
5 टेस्ट, रोज 5 टेस्ट तुम्हें देने हैं। हर टेस्ट में 25 MCQ तुम्हें मिलेंगे और तुम्हें मिलेगा 20 मिनट। 20 मिनट लल्ला, 5 टेस्ट का मतलब 20 5 100, 1.5 घंटा। मेरी बात ये आप पढ़ लो, मान लो 1.5 घंटा मेरे कहे के अनुसार जीएस का MTS के लिए रोज टेस्ट दे के जाओ। मैं कह सकता हूं कि तुम्हारा इसी में सिलेक्शन छुपा रहेगा। मैं लिख के दे रहा हूं 5 टेस्ट तुमको, लेकिन उनका जो क्वेश्चन का लेवल है, जिस तरीके से मैंने डिजाइन किया है, वो आपको करना होगा। और ये आखिरी है, इस साल अब MTS की वैकेंसी नहीं आ रही, अगले साल का मुझे नहीं पता। मैं नहीं आऊंगा कहने की ये वरदान बैच ले लो, ये ले लो, वो कर लो, ये पढ़ो, कुछ नहीं। ये जो आखिरी टेस्ट सीरीज आपको आज मैं देने जा रहा हूं अपनी मेहनत का, वो आपको एक्सेप्ट करना है। तो बताइए, मैं PDF वगैरह सब दे दूंगा यार, लेकिन जो टेस्ट सीरीज है मैंने, और ये भी मैं क्यों इसको कह रहा हूं, ये टेस्ट सीरीज मैंने आज अड्डा में, चूंकि ऑफर आया इसीलिए आज हम इसको लेके आए। आज अड्डा में आपको Y182S कूपन कोड से, Y182S कूपन कोड से ये टेस्ट सीरीज 3000 टेस्ट सीरीज है। राघव सर टेस्ट सीरीज की लिंक प्लीज लगाइएगा स्टूडेंट्स के लिए। राघव सर आवाज सुन लिए? ठीक है, देखो ये मेरे पास, ये तुमको मैंने दिया एक कूपन कोड, और इस कूपन कोड से मैं आज लॉन्च कर रहा हूं 3000 टेस्ट सीरीज। 3000 से ये ज्यादा नहीं है, उसके बाद ये लिख देगा ओवर, क्योंकि ये मैं अपने पर्सनल पास से, और इसीलिए ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपको पड़ेगी करीब 40-42 या 40-44 रुपए के बीच में, कुछ आपको पड़ेगी 40 से 44 रुपए के बीच में। ठीक है, अब ये टेस्ट सीरीज आपके लिए लिंक लगी हुई है चैट बॉक्स में। अब जिसको लगे, एक यार 2-4 रुपए की एक टेस्ट सीरीज पड़ेगी। इस टेस्ट सीरीज में मैंने 32 टेस्ट दिए हैं। एक टेस्ट शायद 1 या 1.5 रुपए का भी नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं वादा के साथ कहता हूं कि ये कूपन कोड उपयोग करके, जो आपके सामने नीले रंग की पट्टी पे लिंक लगा है ना, वो टेस्ट सीरीज आज टेस्ट सीरीज पे ऑफर है। 3000 टेस्ट सीरीज आज ओपन है, और इन 3000 के बाद सॉरी लिख देगा, ये बात तुम देख लेना, नहीं मिलेगा लोगों को 3000 के बाद टेस्ट सीरीज। ये मैंने खास करके वरदान के नाम से निकाला है। मेरे वरदान बैच के स्टूडेंट प्लीज आप लोग इस पे जरूर फोकस करना। लल्ला मैंने जितना पेड बैच में पढ़ाया है सबका निचोड़ है ये वरदान टेस्ट सीरीज, जितना भी मैंने। और ये टेस्ट सीरीज लेने के लिए नीले रंग की पट्टी पे एक लिंक लगा है, और तुम मान लेना इस वीडियो को लाखों लोग कल सुबह तक देख चुके होंगे। 3000 स्टूडेंट, कभी भी ये 3000 टेस्ट सीरीज खत्म हो सकता है, कभी भी। प्योर जीएस का है, प्लस इसमें मैंने ना सिर्फ जीएस को शामिल किया, बल्कि करंट अफेयर भी इसमें मैंने शामिल कर दिया है। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी इसमें शामिल हैं। इस टेस्ट सीरीज में ऐसी कोई चीज नहीं जो मैंने छोड़ दी है। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, 9 सब्जेक्ट इस टेस्ट सीरीज में शामिल हैं। तो मेरा आप सबसे, वो टेस्ट सीरीज है कहां सर? आओ मैं तुम्हें एक बार वो टेस्ट सीरीज दिखा देता हूं, कैसे लें वो बता देता हूं। लेकिन और याद रखना, वो नीले रंग की पट्टी पे लिंक लगी है। 3000 स्टूडेंट इस फैसिलिटी को अवेल कर पाएंगे, इस ऑफर को अवेल कर पाएंगे। मुझे नहीं पता कि 40-44 रुपए कितना महंगा है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी कोई भी टेस्ट सीरीज अड्डा की उठा लेना, 100, 150, 200 रुपए की, वो मैं लॉन्च किया हूं ना, समझ रहे हो ना, इसलिए आप लोग के लिए है। पीडीएफ मिल जाएगा यार, पीडीएफ के लिए अभी बोल दे रहे हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज के लिए वहां पे लिंक लगी है। ये देखो, अड्डा स्टोर पे तुम जाओ, यहां पे आप गूगल ओपन कर लो बस, ठीक है ना। ये गूगल ओपन किए, अड्डा स्टोर पे क्लिक कर दिए, चलो एक बार फिर से देख लो। अड्डा 24/7 स्टोर ओपन करो, यहां पे ऑल कोर्सेज लिखा है, ऑल कोर्सेज में चले जाओ, एसएससी में चले जाओ, और एसएससी एमटीएस कहां है भाई, एसएससी एमटीएस में चले जाओ। सबसे ऊपर देखो यहां पे टेस्ट सीरीज लिखा है, इस टेस्ट सीरीज पे क्लिक करोगे तो तुम आ जाओगे इन सारे टेस्ट सीरीज में, ठीक है ना। इन सारे टेस्ट सीरीज में तुम आ जाओगे, और उस टेस्ट सीरीज में आपको ये मिल गया, वरदान एसएससी एमटीएस 25। अच्छा, इसमें लिखा है 25, है इसमें 32, यहां पे देखो 32 टेस्ट सीरीज इसमें अवेलेबल है,
ये देखो, इसमें आपको 32 टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और ये नहीं पड़ेगा 46 रुपए का, क्योंकि आप कूपन कोड उपयोग करेंगे Y182S। Y182S ये कूपन कोड उपयोग करके 3000 स्टूडेंट्स के लिए ये क्या हो जाएगा, 3000 स्टूडेंट्स के लिए ये हो जाएगा 44 या 42 रुपए, जितने का भी हो जाए। अब देखो, बात तो वही है सर कि हम कितना ही इसके ऊपर बोलें या समझाएं। वास्तव में मेरी ये इस MTS 2023 के लिए आखिरी सलाह समझ के रख लेना, और विश्वास करना मैं गलत, लेकिन ये टेस्ट सीरीज वही ले जो रोज 5 टेस्ट दे के जाए। GS और इंग्लिश 2 ही हैं इस बार सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना। तो कूपन कोड आपके लिए क्या है, Y182S। ये मेरा कूपन कोड है, मेरा टेस्ट सीरीज है और आप इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है ना। ये है कूपन कोड और ये है तुम्हारा टेस्ट सीरीज। ये पड़ेगा 43-44 रुपए का, ठीक है ना। 43-44 रुपए का ये आपको पड़ेगा। जो लोग सीरियस हो, एक बार सोचना जरूर कि सर 40-42 रुपए एक टेस्ट सीरीज 1-1.5 रुपए का भी नहीं है वो, या इस बार फिर से मस्ती। लल्ला अपने हृदय पे हाथ रखना और सोचना कि एग्जाम के पहले तुम कितनी बार टेस्ट दे करके एग्जाम हॉल में गए हो। इस बार जाओ ना, 2 ही तो सब्जेक्ट है। मैं तो यह भी कहूंगा कि इंग्लिश का भी व्यवस्था कर लो, इंग्लिश की भी व्यवस्था कर लो, कहीं से मिले टेस्ट दो। अब आखिरी के 5 दिन सिर्फ टेस्ट सीरीज ही है जो तुम्हारे नंबर बढ़वा घटवा सकती है। कोई दुनिया की दूसरी ताकत नहीं, सिर्फ तुम्हारी मेहनत और टेस्ट सीरीज। अपने ऊपर भरोसा रखो और टेस्ट सीरीज ले लेना, ठीक है ना। और हां, वादा करता हूं 3000 स्टूडेंट के अलावा ये किसी को मिलेगा नहीं। 3000 छात्र जो, चूंकि ऑफर अभी चल रहा है तो ठीक है, अभी टेस्ट सीरीज बुक पे ऑफर है और हम जुगाड़ बैठाए हुए थे कि यार इसको ना मुझे 50 रुपए से ऊपर तो नहीं जाने देना है, और वो आज मेरा भगवान ने सुन लिया कि लो आ जाओ, ऑफर है, हम कल लॉन्च कर दो। समझ रहे हो ना, सब लोग ले लिए। अब अच्छा, जो लोग नहीं ले पा रहे हो, इसी क्लास में देखो नीले पट्टी पे लिंक लगी, उस पे क्लिक करो, पहुंच जाओगे। यहां नीले पट्टी पे लिंक लगी है, क्लिक करो, यहां पहुंच जाओगे। कूपन कोड यही लगाना, कोई गड़बड़ मत करना कूपन कोड इसके अलावा लगाने की, ठीक है ना। ये जो कूपन कोड है एकदम एग्जैक्ट यही लगाना, Y182S। ये S लिखा हुआ है। अगर सर मुझे आप सुन रहे हो, और जहां तक रही PDF की बात, लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में PDF लगा दी जाएगी। सर एक बार PDF लगा दीजिएगा, राघव सर, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो वहां वरदान बैच का टेस्ट सीरीज हटा के PDF लगा दीजिए। लल्ला देखो वहां PDF लगेगा अब आप लोगों के लिए। लेकिन एक बात याद रखना यार, प्लीज ये टेस्ट दे के जाना। अगर MTS देने जा रहे हो तो तुम जब एक एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तुम्हें मेहनत समझ में आएगी कि यस सर, ये पिछले 10-15 सालों के SSC के MTS का निचोड़ है, उसके आधार पे क्वेश्चन है जैसे जैसे। और SSC अपने क्वेश्चन टॉपिक को बदले हुए वर्डिंग के साथ दोहराता जरूर है, निश्चित दोहरा। अब देखो आपके PDF की भी लिंक लग गई, PDF की भी लिंक लग गई मेरे दोस्त, ठीक है ना। अब देखो एक लड़का कह रहा है सर फ्री में दे दो। लल्ला मैं भी यहां जॉब करता हूं, नौकरी करके तुम लोग इतना कमाओ ना कि अपने पैसे से एक दिन मुझे कहना गुरुजी छात्रों के लिए फ्री कर दीजिए। मैं भी तो जॉब करता हूं यार, मेरा चलता, भगवान करे कि इस स्थिति में आऊं कि तुम्हारे लिए फ्री भी कर दूं, लेकिन फिलहाल तो एक कंपनी में जॉब कर रहा हूं, समझ रहे हो ना। 3000 छात्र, और मैं गारंटी के साथ जानता हूं रात 12 बजे से पहले 3000 छात्र इसको ले लिए रहेंगे। इतना तो आपको पता होगा ना। PDF लग गया है, ठीक है। राज, अमन, जो लोग टेस्ट सीरीज अभी ले लिए हैं, जरा वो मुझे 2 लिख करके दिखावें ताकि लोगों को अंदाजा हो जाए कि देखो टेस्ट सीरीज स्टूडेंट्स ले रहे हैं और वो तैयारी में जुड़ गए। सिर्फ वो 2 लिख करके दिखावें, ठीक है ना, कि ये टेस्ट सीरीज स्टूडेंट्स ले रहे हैं। हाँ 2 कमेंट करो, जो ले लिए 2 कमेंट करो, ठीक है ना। हाँ लल्ला मुझे भरोसा है तुम लोग मेहनत करोगे, इस बार सिलेक्शन होगा, नहीं आएगी MTS इसके बाद दोबारा। 2024-25 अब रास्ता लोग देखते रहेंगे। तुम्हें 40-42 रुपए, कोई वो ऐसा नहीं कि अंबानी हम बनेंगे या तुम बनोगे, नहीं बनेंगे 40-42 रुपए में। लेकिन क्या फर्क पड़ता है जो एक बार अपनी किस्मत को ना आजमाया, क्या फर्क पड़ता है जो एक बार संघर्ष का रास्ता नहीं पकड़ा। हर बार एक ही ढर्रे पे एग्जाम दिए हो ना, और वो ढर्रा क्या रहा है, पढ़ लिए जाके एग्जाम। अरे इस बार टेस्ट सीरीज 5 रोज लगा के जाके दोगे, 5 रोज जाके लगा के दोगे, सिलेक्शन है तुम्हारा। ढर्रा बदलो, स्वयं को बदलो, आगे निकलो, तरीके बदलो। ये मैं कोई और से नहीं, सीधा तुमसे बात कर रहा हूं। जो तुमको लग रहा होगा ना, अरे गुरुजी तो मोबाइल पे है, लैपटॉप पे, नहीं, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। अपने तरीके को पढ़ने के इस बार बदल दो।
सिलेक्शन होगा। इंग्लिश और जीएस का ही खेल है एमटीएस में, ठीक है ना। इंग्लिश के लिए सर ने देखो ये बुक कितने दिन से ये बुक लॉन्च की हुई है, इसकी ई बुक भी अवेलेबल है जहां तक मुझे पता, वो जाके इसी कोड को लगा के ले लो। इंग्लिश की टेस्ट सीरीज भी शायद सर ने लॉन्च की होगी, इंग्लिश की टेस्ट सीरीज भी पड़ी है, अगर जिसको जरूरत लगे वो भी ले। लेकिन भैया देखो हम तो जानते हैं ना, एक एक क्वेश्चन हम तैयार किए ना, तो हमको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। 3000 छात्र रात 12 बजे तक ये ऑफर वैलिड है, आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, उसके बाद भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर 3000 हो गया तो यहीं पर लिखा देगा बंद, फिर खत्म हो जाएगा तो फिर मत कहना, ठीक है। धन्यवाद, प्रणाम, बाय बाय, धन्यवाद। बहुत दिनों बाद आपको देखा इस पोज में।